हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो गाइज स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग एज यूजली डिस्कस कर रहे हैं आपके यूनिट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्वेश्चंस आपके लिए प्रूव होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका पेपर 1 जो है यहाँ पर 10 यूनिट से यहाँ पर कंसिस्ट होता है और हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो 10 मार्क्स का इनका वेटेज रहता है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सेशन स्टार्ट करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने 1 to 19 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर न्यू सेशन इज अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही है और नहीं है ये बहुत ध्यान रखना है आपको। स्वतंत्र इच्छा, बुद्धि तथा कारण अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले घटक हैं, ये प्लेटो ने कहा है। जन्मजात बिना सीखी हुई प्रवृत्तियां जिन्हें की अनुभूति कहा जाता है वह जेम्स वर्ट के अनुसार विप्रेरणा देने वाले घटक हैं। देखिए, जन्मजात या बिना सीखी हुई प्रवृत्तियां ये क्या है? ये आपका रोना, ठीक है, हंसना, तो ये सब क्या है? ये आपके जन्म जाते हैं। इनके लिए आपने कहीं से कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, ये आप में खुद से विद्यमान थी, ठीक है। तो ये जन्म या इनको आपने कहीं सीखा नहीं, तो ये इन्हें अनुभूति कहा जाता है। जिज्ञासा तथा आशा का स्तर बलाइन के अनुसार विप्रेरणा देने वाला घटक है। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर जाएगा आपका दैट गोज विद ऑप्शन नंबर डी। ये सभी सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, यूनेस्को के अनुसार अध्यापक के अंदर कौन सा व्यावसायिक गुण होना चाहिए? क्या वह अपने विषय में दक्षता रखता हो और शिक्षण में उसके पास निपुणता हो, ठीक है। शिक्षण पद्धति में प्रतिक्षण नयापन हो, मतलब हर जब भी वो नया कुछ पढ़ाए तो उसमें एक नया कुछ हो ताकि बच्चे जो हों वो बोर ना हो कि ये तो पुराने भी ऐसे ही पढ़ा के गए थे। व्यवसाय के प्रति न्याय और ईमानदारी हो या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो उपरोक्त सभी जाएगा कि अगर व्यवसायिक गुण की बात की जाए तो भैया जो काम जैसे वो टीचिंग कर रहा है तो उसको पूरे ऑनेस्टी के साथ करें, एक न्याय की तरह करें, किसी के साथ पक्षपात का बर्ताव वहाँ पर ना हो, ठीक है। दूसरा, जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है बिल्कुल उसमें उसकी कैपेबिलिटी बिल्कुल स्ट्रांग होनी चाहिए और उसको शिक्षण अच्छी तरह से शिक्षण करना आना चाहिए, मतलब सारे वो एस्पेक्ट्स उसके अंदर होने चाहिए जिससे कि वो एक प्रभावशाली शिक्षण प्रदान कर सके। और नई शिक्षण पद्धति का वही है कि शिक्षण पद्धति में हर बार कुछ नया यूज़ करें, ठीक है, क्रिएटिव और जिससे कि बच्चे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील करें। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। अब अगर आप शिक्षण कर रहे हैं तो उनमें जो पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं हैं उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा? शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है उनका प्रयोग, या फिर शिक्षण को रोचक, सुग्राह एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, या फिर शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सुग्राह ताकि बच्चे अच्छे से उसको ग्रहण कर सकें, प्रभावशाली हो, इफेक्टिव हो। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जो अध्यापक कक्षा अध्यापक में उत्साही होते हैं उनमें प्रायः विषयों की प्रवीणता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है, या फिर वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप दे देते हैं। देखिए, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिसको प्रवीणता होगी वही तो आपका एक्साइटमेंट में रहेगा। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको क्लास 10th के स्टूडेंट को पढ़ाना है तो जब आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि आप उन्हें पढ़ा सकते हो तभी तो आप एक्साइटेड होगे, अच्छा, अदरवाइज तो आप नर्वस फील करोगे ना बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप दे देते हैं, तो ये भी गलत है। वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं, तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा और गोज विद ऑप्शन नंबर सी कि वो अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में क्या कर लेते हैं? अंतर्ग्रस्त कर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बच्चे भी उनके साथ एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट,
शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम यह जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। तो हमने अभी ऑलरेडी बताया कि हमें किसी बच्चे को श्रेणीबद्ध नहीं करना है। हमें ये नहीं बताना कि तुम बुद्धू हो या तुम मंद बुद्धि हो या तुम बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो। तो किसी बच्चे को ये लेवल या टैग नहीं देना है बुद्धिमान और मंद बुद्धि का। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। ठीक है एक हद तक, लेकिन बहुत ज़्यादा वैलिड है ये, तो हम आगे चल के देखेंगे ऑप्शन जब सारे रीड होंगे। विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। तो भैया आ गया, देखिए रोट मेमोराइजेशन पे हमें फोकस करना ही नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस को हटाते चलिए। विद्यार्थियों का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। बिल्कुल, जब बात आ रही है आपके शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा की, तो परीक्षा का जो उद्देश्य होता है वो क्या है कि आप ये जान सकें कि जो विद्यार्थी का विकास है, जो उसका शैक्षिक विकास है, वो सही डायरेक्शन में हो रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि किसी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि क्या हो सकती है। तो किसी भी कक्षा की परीक्षा के लिए सर्वोत्तम विधि की अगर हम बात करें तो आपकी वस्तुनिष्ठ, क्योंकि अगर एमसीक्यू होंगे तो हर बच्चे का आंसर सेम ही होगा, आप वहाँ पर कोई पक्षपात नहीं कर सकते हैं, बट थियोरेटिकल क्वेश्चंस में पक्षपात हो सकता है। ठीक है, और व्याख्यात्मक दोनों का मिश्रित रूप, तो इसलिए दोनों ही थोड़े थोड़े अमाउंट में होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर पूर्णतः व्याख्यात्मक या पूर्णतः एमसीक्यू नहीं होना चाहिए, आधा आधा पार्ट होना चाहिए, ताकि एक विश्वसनीयता को भी बनाया जा सके और उनके थॉट्स का भी आपको पता चल सके कि वो किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, समय समय पर ली जाने वाली परीक्षाओं के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, यानी ये को गलत वाला बताना है यहाँ पर जो गलत है। परीक्षा से बालकों में परिश्रम से कार्य करने की भावना का विकास होता है। विद्यार्थियों की योग्यता एवं वास्तविक ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा से ही संभव होता है। विद्यार्थी परीक्षा से लिखने की कला सीख जाता है। तो लिखने की कला क्या उसको पहले नहीं आती, सिर्फ परीक्षा में ही सीखेगा, यही अनुचित है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पर शिक्षकों के कुछ गुणों का उल्लेख किया गया है कि शिक्षण में विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए, उसका संप्रेषण प्रभावी होना चाहिए, उसकी उपस्थिति सुखद होनी चाहिए, बच्चों को अच्छा लगे कि हाँ उनकी प्रेजेंस से बच्चों को अच्छा फील हो, छात्रों के आदर का पात्र होना, छात्र आदर करें उनका, तो ये अच्छी गुण माने जाएंगे। तो अच्छे गुणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आएगा कि जितना अच्छा उनका कम्युनिकेशन होगा उतना, देखिए अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो कम्युनिकेशन अच्छा कब होगा, जब उनको विषय वस्तु का ज्ञान होगा। कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो बच्चों को उनका क्लास में होना अच्छा लगेगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो बच्चे उनको रेस्पेक्ट करेंगे। तो सिर्फ इसी ऑप्शन से ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, एक अच्छा अध्यापक हो सकता है यदि वह, एक अच्छा अध्यापक कब हो सकता है, यदि वह शिक्षण में सचमुच रुचि रखता है। क्योंकि कुछ टीचर्स तो हमारे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सैलरी के लिए स्कूल आते हैं कि अच्छी सैलरी मिल रही है, हमारा जीवन यापन अच्छा हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें या ना करें, हमारा काम है बस स्कूल आना और 5-6 घंटे बैठना और वापस चले जाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा इससे कोई मतलब नहीं है ऑप्शन से। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कि विद्यार्थी को नियंत्रित करना जानता है। तो बच्चे को नियंत्रित नहीं करना है। जब बच्चे को आप नियंत्रित कंट्रोल में रख लोगे तो फिर वो एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, जब वो एक्टिविटीज़ नहीं करेगा, एक्सप्लोर नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी आपका ये गलत ही है। करेक्ट जो है वो अपना विषय जानता हो, बिल्कुल जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट में उसके पास उसको महारत हासिल होनी चाहिए, उसमें उसकी मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कहीं से भी अगर बच्चा भी क्वेश्चन कर लेता तो वो उसका आंसर आराम से कर सके। अब इंग्लिश की क्लास में अगर हिंदी वाली टीचर को भेज दिया जाएगा, ठीक है वो नाउन थोड़ा पढ़ के चला जाएगा और नाउन पढ़ा सकता है, बट इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो उसी को ना आता हो तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो टीचर हो उसको अपने विषय में वो ज्ञाता होना चाहिए। अध्यापन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक क्या है? कि जो अध्यापक कहता है विद्यार्थियों में उसकी समझ पैदा करना, अपने विषय में निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, पढ़ाते समय विद्यार्थियों को आराम की स्थिति में रखना,
या फिर कक्षा नियमित रूप से लेना। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा गोज विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जो अध्यापक कहता है विद्यार्थियों में उसकी समझ को पैदा करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका एक प्रकार है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, अध्यापक की ईमानदारी, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाना और उनमें समझ विकसित करना, या फिर अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा ये गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को सिखाना और उनमें समझ का विकास करना। नेक्स्ट है आपका कि एक अध्यापक के समकक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होगी? अब चैलेंजेस की बात आ रही है कि अगर आप टीचर हो तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना। तो अनुशासन तो आप बनाए रखने के लिए चैलेंज की क्या ज़रूरत है? अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना ज़्यादा अच्छा है तो बच्चे आपको बैठ के आराम से सुनेंगे, अनुशासन में उन्हें रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है नहीं? तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों को तैयार करना कि वे अपना गृह कार्य करें। देखिए मैंने अभी बताया कि गृह कार्य उनको, हम सिर्फ गृह कार्य पे फोकस नहीं करना है, हमें बच्चे के सर्वांगीण विकास पर फोकस करना है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रश्न पत्र तैयार कर देना। अरे प्रश्न पत्र तैयार, जब टीचर अपने सब्जेक्ट के हर एस्पेक्ट में मास्टरी हासिल किए हुए हैं तो प्रश्न पत्र बनाने में कहाँ प्रॉब्लम आएगी? सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है कि कैसे वो अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इंटरेस्टिंग बनाए, कि सारे स्टूडेंट्स क्या हों, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शिक्षण नहीं है का बहुत ध्यान रखना है, यहाँ गलत होता है। शिक्षण एक कला है, कि शिक्षण जो टीचिंग है वो एक आर्ट है। शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। टीचर्स को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो इफेक्टिव शिक्षण प्रदान कर सकें बच्चों को, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है, इसलिए गलत होगा। और टीचिंग बिल्कुल एक आर्ट है, हर कोई टीचिंग नहीं कर सकता। एक डॉक्टर से बोल दिया जाए टीचिंग करने को तो ही कांट, ठीक है, वो नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शिक्षक जन्मजात होते हैं, यही गलत है। अब कोई भी जब बॉर्न हुआ तो वो बॉर्न होते ही टीचर नहीं होता है। टीचर कब बनेगा? जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा, है ना, उसके पास में सर्टिफिकेट होगा, एजुकेशन डीएलएड होगा, बीएड होगा, उसके बाद पात्रता होंगी, टेट सीटेट, तब जाके टीचर बनेगा ना। तो पैदा जन्मजात होते ही टीचर नहीं होंगे, इसलिए यही ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कि अगर किसी बच्चे ने किसी सवाल का गलत जवाब दे दिया तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाएगी उस पर रिएक्शन की, उसके रिस्पॉन्स की? कि उसे पाठना याद करने के लिए डांट लगाएंगे कि पाठ याद नहीं करके आया, गलत आंसर सुनाया? भैया डांटना नहीं है, बच्चे को डांटना फटकारना बिल्कुल नहीं है। उसके साथ कोई भी उसको ना ही तो मेंटली और ना ही उसको फिजिकली हैरेस करना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर क्यों गलत है, उसको समझाना। किसी दूसरे विद्यार्थी से ठीक उत्तर पूछने कि तीसरे विद्यार्थी से अगर आप ठीक उत्तर पूछोगे तो वो बच्चा खुद में हीन भावना का उसमें जो है वो इंक्रीमेंट होगा, उसको खुद से थोड़ा वो अपने आप को लो फील करेगा, इसलिए ये नहीं कराना है। गलत उत्तर को छोड़कर अगला प्रश्न पूछना। गलत उत्तर अगर आप नहीं समझाओगे, अगला क्वेश्चन आप पूछ लोगे, सही है, वो उस आंसर का सही जवाब दे देगा, लेकिन अब आपने जो उसने गलत किया था उसको अगर बताओगे ही नहीं तो वो तो हमेशा लाइफ टाइम गलत ही करेगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही बात क्या है कि आंसर आखिर में गलत था क्यों, कहाँ उसने गलती की थी, तो उसको समझाएं। ठीक है, समझाना, उसको अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना, अच्छे से स्पष्ट करना, क्लियर करना, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ये मिस्टेक ना करे। खुद ही नहीं करेगा, जब आप उसको आंसर ठीक से समझा देंगे तो उसको वो अच्छे से वो एक्वायर कर लेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित चारों विकल्प, चारा नहीं है चारों होगा, तो निम्नलिखित चारों विकल्पों में से महाविद्यालय के एक अध्यापक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भूमिका क्या होगी? कि सामाजिक मुद्दों को छात्रों को समझाना, या फिर सामाजिक मुद्दों पर सही स्थिति स्वीकारनी है तो छात्रों को राजी सहमत करना। तो भैया ये तो गलत बात है, राजी सहमत करना। जिसका हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, हमारा जो मन आएगा हम वो करेंगे ना, किसी दूसरे के कहने से हमें राजी और सहमत नहीं होना है। ठीक है, सामाजिक मुद्दों
की पढ़ाई नहीं करा रहे हैं। बच्चा अगर उच्च शिक्षा लेने आया है तो वो अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में निपुण होना चाहता है, इन सामाजिक मुद्दों में उसे नहीं घसीटना है। सामाजिक मुद्दों का स्वयं निर्णय लेने की क्षमता के विकास में छात्रों की सहायता करना। बिल्कुल, सामाजिक मुद्दे जो भी हैं उनमें बच्चा खुद से निर्णय ले सके कि उसको किसके साथ जाना है, यानी कि किसके साथ नहीं जाना है, किसके साथ उसको रिलेशन रखना है, किससे उसको फ्रेंडशिप करनी है, तो ये सब वो खुद ही डिसाइड करे, उसमें हमें कोई इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में छात्रों की परीक्षा लेनी है और ऐसे में छात्रों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा? निबंधनात्मक प्रश्न पूछना, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक या फिर वस्तुनिष्ठ? तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको उसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।